Good morning everyone. Welcome to TSN the School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject Political Science of class 10. We start with chapter number 2 Federalism. Now come to page number 15. In the previous video we have completed the 6th point of this page. Now today in this video we start with point number 7. द फेडरल सिस्टम दैट हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव. फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्ट होते हैं. टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि कंट्री को सेव करके रखना है, सेफ गार्ड बनाना है कंट्री को और उसकी यूनिटी को बनाए रखना है. वाइल एट द सेम टाइम एक्यूमुलेट रीजनल डाइवर्सिटी, और साथ में हमें क्या रखनी है, रीजनल डाइवर्सिटी रखनी है, यानी कंट्री को रीजन के अकॉर्डिंग उसकी डाइवर्सिटी सब लोगों को मिलकर वहाँ पर काम करना है. Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of the power sharing. अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं पावर शेयरिंग के अंदर वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच शुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि भाई उनका ये पावर है और इसका ये पावर है. सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर्स दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर्स दी जाती है, और दोनों गवर्नमेंट उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करती है. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. एक जो अच्छा फेडरल सिस्टम होता है उसके अंदर दो चीज़ें देखने को मिलती है. एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, और दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि दोनों एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम करती है और एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहती है. The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. जो बैलेंस बना हुआ रहता है पावर्स के बीच में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, वो क्या कहलाता है, फेडरेशन कहलाता है. दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म, और ये उसके ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह का फेडरेशन वहाँ पे बनाया गया है, कब फेडरेशन बनाया गया है. देयर आर टू काइंड ऑफ रूट थ्रू विच द फेडरेशन हैव बीन फॉर्म. दो तरीके से फेडरेशन बनाया जाता है. एक तो होता है कमिंग टुगेदर और दूसरा क्या होगा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पुलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर जितनी भी यूनिट्स होती है, जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, जो स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, वो स्टेट्स मिलजुल के अपना खुद का एक बिगर यूनिट बना लेते हैं और पूरे कंट्री के अंदर सोवरेनिटी और आइडेंटिटी शो करते हैं कि हम आपको सोवरेनिटी देंगे, आइडेंटिटी देंगे, और खुद का अपना वो गवर्नमेंट बना लेते हैं. दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड, ये जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है ये कहाँ पर है, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. In the first category of federation, all the constituted states usually have equal power and are strong vice versa the federal government. अब यहाँ पर जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगे उन सबके हाथ में इक्वल पावर्स होगी, और ये जो पूरा सिस्टम होगा ये क्या कहलाएगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन. The second route is where a large country decide to divide its power between the constituted state and the national government. अब दूसरा जो तरीका निकाला गया है वो क्या निकाला गया है कि कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट, दो तरह की गवर्नमेंट होगी यहाँ पे, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट. इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कहाँ पर है ये, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम के अंदर. इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल. सेकंड कैटेगरी के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो बहुत पावरफुल होती है वाइज द स्टेट्स. जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल होती है उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावरफुल होती है. वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर. सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर. पावर्स दोनों की अलग अलग होती है, लेकिन अपने रीजन के अंदर वो बहुत पावरफुल होती है, और कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स दी जाती है. नाउ कम टू पेज नंबर 16. व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री बनता है. We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका ने कैसे प्रॉब्लम्स को फेस किया था, कैसे वहाँ पे कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट जो था वो उन्होंने कैसे सॉल्व किया था. What about a vast country like India with so many languages, religion and regions? What are the power sharing arrangement in our country? Let us begin with the constitution. India has emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे पार्टीशन हुआ था. पार्टीशन के बाद में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, संविधान बना दिया गया. Soon after independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared India a union of states. इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, बहुत सारे जो राजाओं के जो राज्य थे उनको फ्री कर दिया गया, और उनको क्या बना दिया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स. पूरे स्टेट्स की एक यूनियन बना दी गई. ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन. उन्होंने फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया. द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म.
फेडरेशन वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ के जो प्रिंसिपल्स थे, यहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन, मतलब पूरा जो सिस्टम बनाया गया था वो फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग ही बनाया गया था। Let us go back to 7 features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provision of Indian Constitution. जो 7 features हमने वहाँ ऊपर पढ़े थे, पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने पढ़े थे, वो सारे जो फीचर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 2 तरह की गवर्नमेंट होती है यहाँ पे। यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, पूरे कंट्री को जो रिप्रेजेंट करती है वो कौन सी गवर्नमेंट है? यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरी स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट चलती है वो क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। लेटर अ थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत। तीसरी तरह की जो गवर्नमेंट यहाँ बनाई गई थी वो क्या थी? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट जुडिक्शन। सभी के जुडिक्शन हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कि सबके जुडिक्शन जो लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? लॉज और कोर्ट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. Constitution के अंदर 3 legislative powers दी गई है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को। 3 तरह की legislative powers दी गई हैं। फर्स्ट 3 लिस्ट इसमें बनाई गई है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या पावर्स उनको दी गई हैं। इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो डिफेंस है वो, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो भी बिजनेस होता है वो, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी? यूनियन लिस्ट के अंदर। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। क्योंकि पूरे कंट्री के अंदर ये क्या है? नेशनल, जिनके ऊपर जो भी रिजल्ट निकाले जाते हैं वो नेशनल लेवल पे निकाले जाते हैं। तो पूरी कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म पॉलिसी चलाई जाए ताकि हम पूरे कंट्री का यहाँ पे कैलकुलेशन एक साथ कर सकें। The union government alone can make laws relating to the subject mentioned in the union list. अब यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कौन लेती है? यूनियन गवर्नमेंट लेती है। यानी इन टॉपिक्स के ऊपर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो कौन बनाती है? यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पॉलिसी, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। ये सारी चीज़ें कौन देखता है? स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट देखती है। क्या क्या चीज़ें? सच एज पुलिस, जो भी पुलिस फोर्स है वो, ट्रेड, जो ट्रेड होता है उसी स्टेट के अंदर जो ट्रेड होता है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ जो उस स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की ही होती है वो कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट देखती है। स्टेट गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। और जो भी यहाँ पे हमने पढ़े थे टॉपिक्स वो सारे कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट देखती है। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। अब दोनों के जो सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिए गए हैं किसके अंदर? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। यूनियन लिस्ट के अंदर किसके सब्जेक्ट आ जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट लिस्ट के अंदर किसके आएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों के जो इक्वल, जो सेम सिमिलरिटीज़ जो होती है सब्जेक्ट्स के अंदर वो आएंगे। जैसे कि एजुकेशन स्टेट का अलग, इसका अलग, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये जो टॉपिक्स है वो दोनों के अंदर सेम चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कंक्लूजन निकालेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कंक्लूजन्स निकालेगी। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। दोनों अपने लेवल पे अपने खुद के अलग अलग लॉज यहाँ पर बना सकते हैं। इफ़ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अगर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में अगर कन्फ्लिक्शंस होता है लॉज को लेके इन सब्जेक्ट्स के अंदर, तो जो एग्री किए जाएंगे वो किसके डिसीजंस एग्री किए जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट के, क्योंकि यहाँ पे पावरफुल गवर्नमेंट कौन सी है? यूनियन गवर्नमेंट। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ 3 लिस्ट। अब कौन से सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं आते हैं? और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब फ्रेम हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद में आया था। According to a constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subject. अब ये जो सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम होने के बाद में आए हैं उसके ऊपर फाइनल डिसीजन जो किसका होगा? वो होगा यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है। वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
ठीक है। होल्डिंग टुगेदर वाली जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स के अंदर नहीं होती है, सिर्फ वहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है। Thus, all states in the Indian Union do not have identical powers. Some states enjoy a special status. Jammu and Kashmir has its own constitution. Many provisions of the Indian constitution are not applicable on this state without the approval of the state assembly. Indians who are not permanent resident of this state cannot buy land on house here. Similar special provisions exist for some other state of India as well. अब कुछ स्टेट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो इंडियन यूनियन के अंदर नहीं आते हैं, जिनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसका खुद का ओन कॉन्स्टिट्यूशन वो चलाती है, ठीक है। वहाँ पर ये भी रूल नहीं है कि आप वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हो, अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हो तो ही आप वहाँ पे परचेज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप वहाँ के रेजिडेंट नहीं हो तो फिर आप वहाँ पर अपने लैंड परचेज़ नहीं कर सकते हो। ऐसा कहाँ लिखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा था पहले, लेकिन अभी ये जो रूल है वो चेंज हो चुका है। अभी आपको परमिट किया जा चुका है कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी वहाँ पर परचेज कर सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट साइड। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनिट विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनके हाथ में बहुत ही कम पावर्स होती है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। जो स्टेट्स बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनको दूसरे स्टेट के साथ में मर्ज नहीं किया जाता है, उनकी आइडेंटिटी अलग ही रखी जाती है, तो उनके हाथ में जो पावर्स होती है बहुत कम होती है। जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज। ना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ना ही वो स्टेट के अंदर आती है, वो क्या कहलाती है? इंडिया की यूनियन टेरिटरीज। जैसे इंडिया के अंदर है 7 यूनियन टेरिटरीज एंड 29 स्टेट्स। These territories do not have the powers of a state. The central government has special powers in running these area. अब जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनकी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है, बल्कि किस गवर्नमेंट के हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर इसका। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू इट्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। ठीक है, कोई भी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स के अंदर चेंजेस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पहले से ही डिटरमाइन किया जा चुका है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इवन पार्लियामेंट भी इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है, कोई मिनिस्टर इसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकता है। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विथ एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी, दैन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। ठीक है, अगर कोई चेंजेस करना भी पड़ता है, अगर कोई चेंज करना होता है तो फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का 2/3 मेजोरिटी चाहिए और लेजिस्लेचर का हाफ मेजोरिटी। जितने भी स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेचर के अंदर हाफ मेजोरिटी का उनको वहाँ पर एग्री होने चाहिए वो कि हाँ ये चेंज वहाँ पर होना चाहिए, तब जाके उसके अंदर कोई चेंजेस किया जा सकता है। द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। जो जुडिशरी है उसके अंदर जुडिशरी भी उसके अंदर कुछ चेंजेस करती है, जैसे कोई प्रॉब्लम होने लग जाती है किसी लॉ के अंदर, किसी रूल के अंदर, तो हमारा जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो उसको चेंज कर सकता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ द पावर, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। अगर दोनों की पावर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई कन्फ्लिक्शन होता है, तो उनकी कन्फ्लिक्शन को सॉल्व कौन करेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्सेज इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, ठीक है, उनकी पावर्स जो होती है, उनके पास इतनी पावर होती है कि वो लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा सके, ताकि वो गवर्नमेंट के जितने भी वर्क होते हैं, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो उस एक्सपेंडिचर को कंप्लीट कर सकें। क्लियर?